Assalamu alaikum everyone. I am Tahir Rashid and welcome you in our channel Learning with Tahir Rashid. Today I will guide you about mass spectrometry. हमने आइसोटोप का टॉपिक पढ़ा। एक एलिमेंट के ऐसे एटम्स के जिनका एटॉमिक नंबर सेम है लेकिन उनके एटॉमिक मैसेज डिफरेंट है। आइसोटोप्स को आइडेंटिफाई करने के बहुत से मेथड्स हैं लेकिन सबसे अहम उसमें मेथड मैस स्पेक्ट्रोमेट्री है। तो ये तो बात क्लियर है कि मैस स्पेक्ट्रोमेट्री की मदद से हम किसी भी एलिमेंट के आइसोटोप्स को आइडेंटिफाई करेंगे। आज के लेक्चर में हमने ये पढ़ना है कि मैस स्पेक्ट्रोमेट्री होती क्या है, इसकी मदद से हम आइसोटोप्स को कैसे आइडेंटिफाई करते हैं और ये हमें आइसोटोप्स के बारे में क्या क्या मालूमात देता है। हमारे हर लेक्चर की तरह सबसे पहले हम स्टडी करेंगे लेक्चर फ्लो, डेफिनेशन, मेथड, mass spectrum, summary and other physical techniques। ये हमारे आज के लेक्चर की आउटलाइन है कि जिसमें हम सबसे पहले मैस स्पेक्ट्रोमेट्री की डेफिनेशन स्टडी करेंगे। डेफिनेशन को स्टडी करने के बाद हम मेथड स्टडी करेंगे कि जिसको फॉलो करते हुए हम किसी मैस स्पेक्ट्रोमीटर से किसी भी एलिमेंट के आइसोटोप्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। इसके बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप होगा मैस स्पेक्ट्रम। मैस स्पेक्ट्रम क्या है? ये ग्राफ होता है, इसके बारे में भी हम पढ़ेंगे और इसके अलावा और बहुत सी टेक्निक्स के जिनको फॉलो करते हुए हम किसी भी एलिमेंट के आइसोटोप्स को अलग कर सकते हैं। यह है हमारे आज के लेक्चर की आउटलाइन। आपने हर एक पॉइंट को अच्छे से समझना है ताकि आप एग्जाम्स में अच्छे मार्क्स ले सको। तो हम अपने लेक्चर का आगाज करते हैं डेफिनेशन से। Mass spectrometer. Mass spectrometer is an instrument which is used to measure the exact masses of different isotopes of an element। कि मैस स्पेक्ट्रोमीटर हमारे पास एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है कि जिसकी मदद से हम किसी भी एलिमेंट के मुख्तलिफ आइसोटोप्स के मैसेज को मेजर कर सकते हैं। और अगर बात करें मैस स्पेक्ट्रोमेट्री की, मैस स्पेक्ट्रोमेट्री इट इज एन एनालिटिकल मेथड यूज्ड टू मेजर exact masses of different isotopes of an element along with their relative abundance। कि मैस स्पेक्ट्रोमेट्री हमारे पास एक ऐसा एनालिटिकल मेथड है कि जिसकी मदद से हम किसी भी एलिमेंट के मुख्तलिफ आइसोटोप्स के ना सिर्फ मैसेज डिटरमाइन करते हैं बल्कि उनकी रिलेटिव अबंडेंस भी डिटरमाइन करते हैं कि कौन सा आइसोटोप्स कितनी मिकदार में पाया जाता है। अगर हम बात करें रिलेटिव अबंडेंस की तो इसके लिए हाइड्रोजन के आइसोटोप्स की एग्जांपल ले लेते हैं कि हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप हैं, प्रोटियम, ड्यूट्रियम और ट्रिटियम। प्रोटियम की परसेंटेज ड्यूट्रियम के मुकाबले में बहुत ज़्यादा होती है और ये पॉइंट हम आइसोटोप्स वाले टॉपिक में बड़ी डिटेल से पढ़ चुके हैं। किसी भी एलिमेंट के आइसोटोप्स को डिटरमाइन करने के लिए हमने 2 तरह के मैस स्पेक्ट्रोमीटर यूज़ किए। इनिशियली एस्टन मैस स्पेक्ट्रोमीटर वाज यूज्ड to identify isotopes on the basis of their atomic masses। शुरू में हमने एस्टन मैस स्पेक्ट्रोमीटर यूज किया जो किसी भी एलिमेंट के आइसोटोप्स को आइडेंटिफाई करता था उनके एटॉमिक मैसेज की बुनियाद पर। डेम्स्टर मैस स्पेक्ट्रोमीटर was designed for the element found in solid state। दुनिया में मौजूद तमाम एलिमेंट्स गैसियस फॉर्म में नहीं पाए जाते, वो लिक्विड और सॉलिड फॉर्म में भी पाए जाते हैं। लिहाजा डेम्स्टर मैस स्पेक्ट्रोमीटर उन एलिमेंट्स के लिए यूज़ किया जाता जो कि सॉलिड स्टेट में पाए जाते, ताकि हम इनके ना सिर्फ मैसेज डिटरमाइन कर सकें बल्कि उनकी रिलेटिव अबंडेंस को भी डिटरमाइन कर सकें। किसी भी इंस्ट्रूमेंट के यूज़ को समझना चाहते हैं कि कैसे वो काम करता है तो सबसे पहले हमें उसकी कंपोजिशन को स्टडी करना पड़ेगा। तो ये है हमारे पास मैस स्पेक्ट्रोमीटर। इसमें सबसे पहले वाला पार्ट है सैंपल एंटर हेयर।
डेफिनेटली हमने जिस एलिमेंट के आइसोटोप को आइडेंटिफाई करना है उस सैंपल को हम यहाँ से एंटर करेंगे। अब सवाल ये पैदा होता है कि दुनिया में मौजूद हर एलिमेंट गैस फॉर्म में नहीं पाया जाता। अगर लिक्विड या सॉलिड फॉर्म में पाया जाता है तो हमने उसे पहले गैस में कन्वर्ट करना है, और इसके बाद हमारे पास दूसरा हिस्सा है हीटर वेपराइज सैंपल, कि अगर लिक्विड फॉर्म में है तो ये मौजूद हीटर जो है वो उस सैंपल को वेपराइज कर देगा, क्योंकि हमें गैसियस फॉर्म में हमारा सैंपल चाहिए। नेक्स्ट कंपोनेंट मैस स्पेक्ट्रोमीटर का है इलेक्ट्रॉन बीम सोर्स। इस सोर्स का क्या मकसद है? जो गैस के मॉलिक्यूल्स आ रहे हैं हमने उनको आयनाइज करना है, और हमें पता है कि इलेक्ट्रॉन बीम में ये सलाहियत, ये एबिलिटी होती है कि वो किसी भी एलिमेंट को आयनाइज कर सकते हैं। हमने अब तक 3 स्टेप पढ़ चुके हैं कि सबसे पहले सैंपल एंटर होगा, उसके बाद अगर वो लिक्विड फॉर्म में है तो हम उसे वेपराइज करेंगे, और वेपराइज करने के बाद उस पर इलेक्ट्रॉन की बीम गुजारी जाएगी ताकि वो सैंपल आयोनाइज हो जाए। फोर्थ इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ मैस स्पेक्ट्रोमीटर इज आयंस एक्सेलरेटर। ये आयंस को एक्सेलरेट करता है। वो गैस जो इलेक्ट्रॉन बीम की मदद से हमने आयनाइज की, अब वो आयंस में कन्वर्ट हो गई है। उस आयंस की रफ्तार को बढ़ाने के लिए हमने आयंस एक्सेलरेटर यूज किया, और ये आम तौर पर नेगेटिव प्लेट होती है, क्योंकि पीछे से आने वाले कैटायंस को ये अपनी तरफ खींचती है और उसमें हाई पोटेंशियल अप्लाई किया जाता है ताकि आयंस की रफ्तार को ये बढ़ा दे। पांचवा मेन कंपोनेंट मैस स्पेक्ट्रोमीटर का है मैग्नेटिक फील्ड, जो आयंस को डिफ्लेक्ट करता है। वो आयंस जो आयंस एक्सेलरेटर से गुजरने के बाद अब हाई स्पीड से मूव कर रहे हैं, जैसे ही वो मैग्नेटिक फील्ड में से गुजरेंगे तो वो एटॉमिक मैसेज की बुनियाद पर डिफ्लेक्ट हो जाएंगे कर्व फॉर्म में। ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है कि जिसमें आयंस को डिफ्लेक्ट किया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ देयर मैसेज। अगर हम गौर करें तो लास्ट पे 5 बीम गेन हो रही हैं। इसका मतलब ये है कि जिस एलिमेंट की हम मैस स्पेक्ट्रोमेट्री कर रहे हैं उसमें 5 आइसोटोप्स हैं। लिहाजा आइसोटोप्स की तादाद का अंदाज़ा नंबर ऑफ बीम से भी लगाया जा सकता है। ये आयंस डिफ्लेक्ट होने के बाद जाके टकराते हैं डिटेक्टर से। डिटेक्टर से टकराते हैं तो वहाँ पैदा करते हैं करंट। ये आयंस मैग्नेटिक फील्ड में से फास्ट मूविंग आयंस मैग्नेटिक फील्ड में से गुजरने के बाद जब डिफ्लेक्ट हुए तो वो डिटेक्टर से जाके टकराए, जहां उन्होंने माइन्यूट करंट पैदा किया। लेकिन इस करंट की वैल्यू इतनी ज़्यादा नहीं होती, इसलिए मैंने वर्ड माइन्यूट यूज़ किया। लिहाजा हम इसको करते हैं एम्पलीफाई। एम्पलीफाई करने के बाद इन सिग्नल्स को भेजा जाता है रिकॉर्डर में। रिकॉर्डर में इन रिजल्ट को रिकॉर्ड किया जाता है, और उसके बाद इस रिकॉर्ड की मदद से मैस स्पेक्ट्रम बनाया जाता है, जो कि एक ग्राफ होता है। इस मैस स्पेक्ट्रम में हमारे पास 5 पीक्स हैं, क्योंकि जिरकोनियम के 5 आइसोटोप्स थे। ये कहा जाता है कि अगर आप किसी भी मेथड को समझना चाहते हैं तो सबसे पहले उसकी फ्लोशीट डायग्राम को समझना चाहिए। आपको अगर ये अच्छे से समझ आ गई है तो आपके लिए लेक्चर को समझना आसान होगा। फ्लोशीट डायग्राम तो हमने समझ ली, लेकिन मसला ये है कि अब हमने इसको थ्योरी में भी तो लिखना है। किसी भी ब्रिलियंट स्टूडेंट के अंदर 2 खूबियाँ होनी चाहिए। एक तो वो कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझे, और दूसरा अपने कॉन्सेप्ट को अच्छे से पेपर पर ट्रांसफ़र कर सके। दूसरे वाली खूबी हर स्टूडेंट में नहीं पाई जाती, जिसकी वजह से वो अच्छे मार्क्स गेन नहीं कर पाता। मैं अपने हर लेक्चर में ये कोशिश करता हूँ कि एक मॉडल आंसर लिखा जाए ताकि स्टूडेंट्स को पेपर हल करते हुए प्रॉब्लम ना हो। इसके साथ ही हम अपनी थ्योरी का आगाज़ करते हैं। A typical spectrometer consists of following parts. Number 1, vaporization chamber. Number 2, ionization chamber. Number 3, accelerator. Number 4, magnetic analyzer.
नंबर 5, डिटेक्टर, एम्पलीफायर एंड रिकॉर्डर। अगर पार्ट्स की बात करें तो सबसे पहला पार्ट है वेपराइजेशन चैम्बर। अगर कोई एलिमेंट गैस फॉर्म में नहीं पाया जाता या लिक्विड फॉर्म में पाया जाता है या सॉलिड फॉर्म में पाया जाता है तो सबसे पहले हमने उसे वेपर्स में कन्वर्ट करना है। तो पहला पार्ट है वेपराइजेशन चैम्बर। इसके बाद हमने उसको आयनाइज किया इलेक्ट्रॉन बीम की मदद से, तो दूसरा पार्ट हुआ आयनाइजेशन चैम्बर। थर्ड वन इज एक्सेलरेटर, ताकि हम इन आयंस की स्पीड को बढ़ा सकें। फोर्थ पार्ट है मैग्नेटिक एनालाइजर, जिसमें हमने आयंस को डिफ्लेक्ट किया। डिफ्लेक्ट होने के बाद ये आयंस अपने मैसेज की बुनियाद पर स्प्लिट हो गए। फिफ्थ वन पार्ट इज डिटेक्टर, एम्पलीफायर एंड रिकॉर्डर। अब हम इन सब पार्ट्स को बारी बारी समझते हैं। नंबर 1, वेपराइजेशन चैम्बर। A substance is first converted into vapor state. The pressure of the vapors is kept very low, 10 raised power minus 7 to 10 raised power minus 6 torr। पहला पार्ट कि जिसमें हमने सब्सटेंस को वेपराइज करना है और प्रेशर भी हमने बहुत लो रखना है। कितना रखना है? 10 रेज़ पावर माइनस 7 टू 10 रेज़ पावर माइनस 6 टॉर, बहुत कम प्रेशर। आमतौर पे पेपर में ये क्वेश्चन भी आ जाता है कि मैस स्पेक्ट्रोमीटर के अंदर प्रेशर को कम क्यों रखा जाता है। अगर मैस स्पेक्ट्रोमीटर में प्रेशर हाई होगा तो गुजरने वाले आयंस को हिंड्रेंस का सामना करना पड़ेगा, वो अच्छे से गुजर नहीं पाएंगे, जबकि हमने इन आयंस को तो बहुत फास्टली मूव कराना होता है। पार्ट नंबर 2, आयनाइजेशन चैम्बर। In ionization chamber, vapors are ionized by fast moving electrons produced by heated filament, and positive ions are produced, which have different masses due to the presence of different isotopes in them। मैस स्पेक्ट्रोमीटर का सेकंड पार्ट है आयनाइजेशन चैम्बर, जिसमें इलेक्ट्रॉन बीम सोर्स लगाया जाता है जो एक टंगस्टन फिलामेंट होता है। इससे फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं। जब वो गैस के एटम से जाके टकराते हैं तो उनको आयनाइज कर देते हैं, जिसके नतीजे में पॉजिटिव आयंस प्रोड्यूस्ड हो जाते हैं। पार्ट 3, एक्सेलरेटर। A potential difference of 500 to 2000 voltage is applied between perforated plates to accelerate the ions. Thus, ions are strongly attracted toward the negative plate। थर्ड पार्ट हमारे पास है एक्सेलरेटर। इस पार्ट में हम इलेक्ट्रिक प्लेट्स यूज़ करते हैं जिनके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, और हम 500 से 2000 वोल्टेज अप्लाई करते हैं ताकि कैटायंस को वो नेगेटिव प्लेट्स अपनी तरफ खींचें और उनकी स्पीड को बढ़ा दें। फोर्थ पार्ट इज मैग्नेटिक एनालाइजर। These ions are then passed through a strong magnetic field of strength H. It deflects the ions on the basis of their mass over charge value. Thus, ions follow a circular path। जब इन फास्ट मूविंग आयंस को हम मैग्नेटिक फील्ड से गुजारते हैं तो इस पार्ट को हम मैग्नेटिक एनालाइजर कहते हैं। ये आयंस को उनके मैस ओवर चार्ज की बुनियाद पर सर्कुलर पाथ में डिफ्लेक्ट कर देता है। किसी एलिमेंट के आइसोटोप्स की तादाद का अंदाज़ा हम इस बात से भी लगा सकते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड में डिफ्लेक्ट होने के बाद फास्ट मूविंग आयंस कितनी लाइंस में स्प्लिट हुए। अगर 3 लाइंस में स्प्लिट हुए हैं तो इसका मतलब है कि उस एलिमेंट के 3 आइसोटोप हैं, लेकिन अगर 5 बीम्स में कन्वर्ट हुए हैं तो उस एलिमेंट के 5 आइसोटोप होंगे। द मैथमेटिकल रिलेशनशिप इज m/e is equal to h square r square over 2e। इस इक्वेशन में m मैस को रिप्रेजेंट कर रहा है, e चार्ज को, h मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ को, r रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ को, और e रिप्रेजेंट कर रहा है स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड को, जो हमने एक्सेलरेटर पे प्रोवाइड की। अगर हम गौर करें तो r स्क्वायर
का रिलेशनशिप मैग्नेटिक फील्ड के साथ इन्वर्सली प्रोपोर्शन है। इसका मतलब है कि आप मैग्नेटिक फील्ड को जितना बढ़ाते जाएंगे रेडियस उतना कम होता जाएगा। और आर स्केयर का इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ ताल्लुक डायरेक्ट है। मीन आप इलेक्ट्रिक फील्ड को स्ट्रॉन्ग करते जाएं, रेडियस भी बढ़ता जाएगा। अब इन पॉइंट्स को हमें लिखना भी होगा। H इज इक्वल टू स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, E is equal to strength of electric field, R is equal to radius of circular path। अब उसी मैथमेटिकल रिलेशनशिप को हमने वर्डिंग में लिखना है। It shows that radius of circular path increases with electric field while radius decreases with magnetic field। अब इस मैथमेटिकल रिलेशनशिप को हमने वर्डिंग में भी बयान करना है, तो हम इसकी समरी लिखते हैं। इट शोज दैट रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ इंक्रीजेज विद इलेक्ट्रिक फील्ड while radius decreases with increase in magnetic field। Component number 5, electrometer or ions collector। When separated beam of ions having specific E over m value fall on electrometer, a minute electric current is generated। Strength of current for each beam gives the relative abundance of ions। Fast moving ions मैग्नेटिक फील्ड में से गुजरने के बाद सर्कुलर पाथ में डिफ्लेक्ट हुए और इलेक्ट्रोमीटर पे जाके टकराए, इलेक्ट्रिक करंट पैदा किया। और जिस आइसोटोप के आयंस का करंट ज़्यादा होगा या वो ज़्यादा करंट पैदा करेगा, इसका मतलब है कि वो आइसोटोप दूसरे आइसोटोप्स की निस्बत ज़्यादा मिकदार में पाया जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि इलेक्ट्रोमीटर पे पैदा होने वाले करंट से हमें ये पता चल जाता है कि कौन सा आइसोटोप कितनी मिकदार में पाया जाता है, यानी हमें उनकी रिलेटिव अबंडेंस का अंदाज़ा हो जाता है। Part number 6, detector, amplifier and recorder। In modern spectrograph, the ions strike the detector to generate current। The current is amplified and fed to the computerized recorder। स्पेक्ट्रोमीटर का 6 पार्ट है, डिटेक्टर, एम्पलीफायर और रिकॉर्डर। इन तीनों को हमने इकट्ठा करके एक पार्ट बना लिया। डिटेक्टर पे आयंस जाके टकराए, उन्होंने करंट पैदा किया, लेकिन वो करंट माइन्यूट था, लिहाजा हमें उसे एम्पलीफाई करना पड़ा। एम्पलीफाई करने के बाद हमने उसे कंप्यूटराइज रिकॉर्ड में फेड कर लिया। Comparison with carbon-12, the exact masses of isotopes is determined by comparing the current strength with carbon-12 isotopes। कौन सा आइसोटोप कितनी मिकदार में पाया जाता है, इस बात का अंदाज़ा हम ऐसे लगा सकते हैं, जब हम किसी भी आइसोटोप का मास डिटरमाइन करेंगे तो हमें कार्बन-12 से उसे कंपेयर करना पड़ेगा। हमारे पास स्टैंडर्ड है कार्बन-12, तो सबसे पहले हम मास स्पेक्ट्रोमीटर के अंदर कार्बन-12 को डालकर रीडिंग ऑब्टेन कर लेंगे। फिर जब दूसरे एलिमेंट पे सेम वही एक्सपेरिमेंट किया जाएगा, तो उनसे पैदा होने वाला करंट कार्बन-12 से पैदा होने वाले करंट से कंपेयर किया जाएगा। उससे हमें आइसोटोप के मैसेज के बारे में पता चल जाएगा। जितना भी रिकॉर्ड हमारे पास ऑब्टेन हुआ है, अब हमने उसे ग्राफ की फॉर्म में स्टोर करना है। मास स्पेक्ट्रम। In mass spectrometer, the result is recorded in the form of graph containing peaks. The relative abundance are present on y-axis, while mass over charge value of ions present on x-axis। This is called mass spectrum। ये mass spectrum आपके सामने शो भी हो रहा है। ये mass spectrum हमारे पास नियॉन का है कि जिसमें 3 आइसोटोप्स हैं। नंबर 1 जिसका एटॉमिक मास 20 है, नंबर 2 जिसका 21 है, और नंबर 3 आइसोटोप जिसका एटॉमिक मास 22 है। अगर इस मास स्पेक्ट्रम या ग्राफ पे गौर करें
तो उसमें रिलेटिव अबंडेंस को वाई एक्सिस पे ड्रा किया गया, जबकि मास ओवर चार्ज रेशो को एक्स एक्सिस पे ड्रा किया गया। इसके नतीजे में जो हमारे पास ग्राफ ऑब्टेन्ड हुआ है उसे हम मास स्पेक्ट्रम कहते हैं। ये मास स्पेक्ट्रम हमें बहुत कॉम्प्रिहेंसिव इंफॉर्मेशन दे रहा है। नंबर ऑफ पीक्स बता रही हैं कि किसी भी एलिमेंट के आइसोटोप्स कितने हैं। लाइक इस मास स्पेक्ट्रम में 3 पीक्स हैं, इसका मतलब है कि इसमें 3 आइसोटोप्स हैं। पीक ऑफ हाइट्स हमें बता रही है कि कौन सा आइसोटोप कितने परसेंट पाया जाता है, उसकी रिलेटिव अबंडेंस कितनी है। 20 वाले आइसोटोप की बात करें तो इसकी हाइट है 90.9, इट मीन इसकी रिलेटिव अबंडेंस है 90.9%। 21 वाले की बात करें तो 0.3% और 22 वाले की बात करें तो 8.8%। इसके अलावा भी बहुत सी टेक्निक्स यूज़ की जाती हैं कि जिनकी मदद से हम आइसोटोप्स को अलग कर सकते हैं। अदर टेक्निक्स फॉर सेपरेशन ऑफ आइसोटोप्स। नंबर 1, गैसियस डिफ्यूजन। नंबर 2, thermal diffusion. Number 3, distillation. Number 4, electromagnetic separation. Number 5, ultracentrifuge. Number 6, laser separation. इंतहाई अहम क्वेश्चन कि मैस स्पेक्ट्रोमेट्री के अलावा कौन कौन से मेथड हैं कि जिनकी मदद से हम आइसोटोप्स को अलग कर सकते हैं। तो हमारे पास ये 6 मेथड बुक में लिखे हुए। ये था हमारा आज का लेक्चर। लेट्स टेक अ क्विक रिव्यू। मैस स्पेक्ट्रोमीटर एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है कि जिसकी मदद से हम एक एलिमेंट के डिफरेंट आइसोटोप्स के एटॉमिक मैसेज को डिटरमाइन कर सकते हैं, और इस मेथड को हम कहते हैं मैस स्पेक्ट्रोमेट्री। शुरू में हमारे पास एस्टन मैस स्पेक्ट्रोमीटर यूज़ किया जाता था कि जो आइसोटोप्स को आइडेंटिफाई करता था ऑन द बेसिस ऑफ देयर एटॉमिक मैसेज। डेम्स्टर मैस स्पेक्ट्रोमीटर यूज़ किया गया उन एलिमेंट्स के लिए जो सॉलिड स्टेट में पाए जाते थे। मेथड की बात करें तो इसके लिए हमने सबसे पहले मुकम्मल फ्लो शीट डायग्राम को समझा कि सबसे पहले वेपराइजेशन चैम्बर होता है कि जिसमें आने वाले सब्सटेंस को अगर वो लिक्विड फॉर्म में है तो उसे वेपराइज किया जाता है। प्रेशर बहुत लो रखा जाता है, 10⁻⁻7 टू 10⁻⁻6 टॉर। इसके बाद उसे आयनाइजेशन चैम्बर में से गुजारा जाता है जहां गुजरने वाली गैस पे फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन्स की बम्बार्डमेंट की जाती है। इस बम्बार्डमेंट की वजह से वो गैस आयंस में कन्वर्ट हो जाती है, आयनाइज हो जाती है। अब पॉजिटिव आयंस जो गैस की आयनाइजेशन से पैदा हुए, उनकी स्पीड को बढ़ाने के लिए हम उन्हें एक्सेलरेटर में से गुजारते हैं जहां हम 500 से 2000 वोल्टेज अप्लाई करते हैं। आयंस की स्पीड बढ़ने के बाद हम उन्हें गुजारते हैं मैग्नेटिक एनालाइजर से जहां वो अपने एटॉमिक मैसेज की बुनियाद पर अलग हो जाते हैं। यहाँ हमने एक मैथमेटिकल रिलेशनशिप पढ़ा कि मास ओवर चार्ज वैल्यू इज इक्वल टू h स्क्वायर r स्क्वायर ओवर 2e। इससे हमें पता चलता है कि मैग्नेटिक फील्ड में जो फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन्स डिफ्लेक्ट हो रहे हैं सर्कुलर पाथ में, उस सर्कुलर पाथ का रेडियस इन्वर्सली प्रोपोर्शन है स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड के। अगर मैग्नेटिक फील्ड बढ़ जाएगी तो रेडियस कम हो जाएगा, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ जाएगी तो रेडियस बढ़ जाएगा। आयंस डिफ्लेक्ट होने के बाद इलेक्ट्रोमीटर पे जाके टकराते हैं जहां पे वो करंट पैदा करते हैं। इस करंट को हम एम्पलीफाई करते हैं। अगर हम ये चेक करना चाहते हैं कि किस आइसोटोप का कितना मास है, तो उस आइसोटोप से पैदा होने वाले करंट को हम कार्बन 12 से पैदा होने वाले करंट से कंपेयर कर लेते हैं। इसके बाद हमने मैस स्पेक्ट्रम स्टडी किया। मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन कि मैस स्पेक्ट्रम एक ग्राफ होता है। मैस स्पेक्ट्रम एक ग्राफ होता है जिसमें रिलेटिव अबंडेंस को हम वाई एक्सिस पे और मैस ओवर चार्ज वैल्यू को हम एक्स एक्सिस पे ड्रा करते हैं। मैस स्पेक्ट्रम हमें 3 तरह की मालूमात देता है। पोजीशन ऑफ पीक हमें बताती है कि आइसोटोप का एटॉमिक मास कितना है। हाइट ऑफ पीक हमें बताती है कि आइसोटोप की रिलेटिव अबंडेंस कितनी है।
नंबर ऑफ पीक्स हमें बताती हैं कि एलिमेंट के आइसोटॉप्स की तादाद कितनी है। सबसे लास्ट में हमने ये पढ़ा कि मैस स्पेक्ट्रोमीट्री के अलावा भी बहुत सी टेक्निक्स हैं कि जिनकी मदद से हम आइसोटॉप्स को अलग कर सकते हैं, जैसा कि गैसियस डिफ्यूजन, थर्मल डिफ्यूजन, डिस्टिलेशन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सेपरेशन, अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूग एंड लेज़र सेपरेशन। लेक्चर को अच्छे से समझने के बाद वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मौजूद एक असाइनमेंट जो एक मॉडल पेपर है उसको आपने अच्छे से हल करना है। इससे आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा। कल मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। सी यू टुमारो। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।